एक घना जंगल था जिसे लोग भूतों का जंगल कहते थे। गांव से दूर स्थित इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। सालों से किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसका काला साया गांव पर हमेशा कायम रहा। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था। वह बहादुरी और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता था। जब भी किसी से जंगल की कहानियां सुनी तो उन्होंने हंसकर कहा, मैं उन किताबों में यकीन नहीं करता। अगर वहां कुछ होता है तो अब तक लोग उसे देख लेते हैं। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने फैसला किया कि उसे इस डर को खत्म करना होगा। उसने सोचा कि अगर वह जंगल में जाकर सुरक्षित वापस आ जाए तो गांव वाले भी इस दूर से वापस आ जाएं। एक रात अर्जुन अकेले ही जंगल की ओर निकले। उसके हाथ में एक चाकू था और मन में सामान था। जब वह जंगल के अंदर गई तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। जंगल में न पक्षियों की आवाज थी, न हवा का सरसराना। सब कुछ जैसे रुका हुआ था। अंधेरा इतना गहरा था कि समुद्र तट की रोशनी भी खराब महसूस हो रही थी। किसी विकराल आकार की तरह झुकी हुई थी, मानो वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। कुछ दूर चलते अर्जुन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपनी सोच समझकर सीमित किया और आगे बढ़ाया, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई परछाई ठीक नहीं है। उसके व्यवसाय में भाग गया, लेकिन वह रुका नहीं। उन्होंने खुद से कहा, यह सब सिर्फ मन का डर है। अचानक उसे एक लाइट सी ने आवाज दी, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकारा जा रहा हो। मध्यम आवाज थी, पर स्पष्ट थी, अर्जुन। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, परंतु फिर वही आवाज आई, इस बार और भी पास से। अर्जुन ने भिक्षु को इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अचानक चमकती रोशनी झपकने लगी और वह बुझ गई। अब अर्जुन पूरी तरह से अंधेरे में थे। उसे आसपास की हर चीज अनोखी और खतरनाक लगी। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया अर्जुन को जोर जोर से देखने लगा। यह एक आदमी की छवि थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें खाली थीं, शरीर झुका हुआ था और वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने पीछे की ओर उद्योग की कोशिश की, लेकिन उनके पैर में कुछ चीजें अटक गईं। तब तक वह शीर्षक और पास आ चुका था और नजर में गहराई तक हुंकार। अर्जुन को अचानक लगा कि वह हिल नहीं रहा है, मानो उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। उस हिस्से ने धीरे धीरे अपने हाथ और अर्जुन के कंधे पर रख दिया। उसी पल अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दबा दिया हो। वह चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। वह अब और भी स्पष्ट हो गई थी। अर्जुन ने देखा कि यह इंसान नहीं था। उनका चेहरा अलग था, आंख सफ़ेद थी और उनकी चमचमाती दाढ़ी धब्बों से भरी हुई थी। उसने कुछ बोला, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि अर्जुन को लगा कि उसकी चट्टानें फट जाएंगी। तूने इस जंगल में कदम क्यों रखा? शीर्ष ने गूंजते हुए कहा। अर्जुन ने अब बहुत बुरा भुगतान किया था। वह मारपीट की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर जमीन में धंस गया। उसने अपनी सारी ताकत से पूछा, तुम कौन हो? शीर्ष ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जो यहाँ आने वाले हर इंसान के साथ होता है। मैं वो भूत हूँ जहाँ इस जंगल का जन्म हुआ है। जब लोग यहाँ मर जाते हैं तो वे भी इसी जंगल का हिस्सा होते हैं, बन जाते हैं। अब तू भी मेरी तरह इस जंगल का हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने खुद को आजमाने की कोशिश की, लेकिन वह शीर्ष पर पहुंच गया और आंखों में आंखें डाल लीं। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आत्मा धीरे धीरे उनके शरीर से बाहर की ओर खींचती जा रही है। वह जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी चीख जंगल के घने अंधेरे में खो गई। सुबह जब गांव वालों को अर्जुन के लापता होने की खबर मिली तो वे लोग डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। उन्हें पता था कि अर्जुन अब कभी वापस नहीं आएंगे। कहा जाता है कि उस रात के बाद जंगल से अर्जुन की चीखें बार बार सुनाई देती हैं और कई लोग उसकी भटकती आत्मा को देख चुके हैं, जो अब खुद एक भूत बन गया है। उसने जंगल से अब तक भी बहुत सारा बिल चुकाया था। गांव वालों ने फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब वहां अर्जुन का भूत भटकता था, जो हर उस इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जाता था जो उस जंगल में अस्त्र की जुर्रत करता था। कहानी, कल का संकेत। लॉस एंजल्स में एक युवा महिला सारा अपनी साझा जिंदगी में उलझी हुई थी। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और हाल ही में उसने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना, सुंदर लेकिन सनसन मकान खरीदा था। मकान बेहद सस्ता था और सारा इसे अपना। मकान में पहली रात उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। आधी रात को उसके फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया, कल का संकेत याद रखना। सारा ने इसे एक मज़ेदार और अनपेक्षित कर दिया। अगले दिन ऑफिस से निकलते समय उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे फिर से सटीक संदेश आया, जैसे ही रात गहरी हुई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। मकान की दीवारों पर अजीब सी छटा देखने को मिलती है, जहां पर बोल्ट और सारा को ऐसा महसूस होता है कि वह वहां नहीं जाती।
अगले दिन कार्यालय में उसने अपनी मंजिल को ये बात बताई तो उसने कहा कि उसका मकान 100 साल पुराना है और वहाँ पहले रहने वाले लोग रहस्यमय तरीके से। सारा डर गई, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। अगले दिन रात को जब वह घर लौटा तो फिर उससे यही संदेश आया, तुम तैयार हो, कल का संकेत पास आ रहा है। सारा ने आखिरकार पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो उन्हें कुछ भी संदेह नहीं हुआ। अगले दिन सारा ने मकान मालिक का फैसला लिया, लेकिन जब वह अपना सामान पैक कर रही थी तो अचानक उसे अंधेरा घेर लिया और दीवारों से एक आवाज़ आई, तुम भाग नहीं सकते, कल का मैं। अगली सुबह सारा गायब हो गई। पुलिस को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। मकान में अब भी वैसी ही स्थितियां हैं और कहा जाता है कि रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि कल का संकेत हर उस मकान के लिए होता है जो उस मकान में रहता है। ये रहस्य और अद्भुत कहानियों से भरी हुई है और अंत तक आपको मजबूर कर देती है कि कल की कहानी वास्तव में एक चेतावनी थी या कोई अदृश्य शक्ति। जबलपुर का भूतिया गांव, एक डरावनी कहानी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक ऐसा गांव है जिसकी कहानियां ऐसी हैं जहां लोगों की कहानियां और रहस्य जग जाहिर हैं। ये गांव अपने खौफनाक इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गांव में एक टुकड़ा मिल जाता है और यहाँ रात को सोने वाला कोई भी वापस लौटकर नहीं आता। गांव का ये कहानी कई दशक पुरानी है, जब गांव एक समृद्ध और वनस्पति स्थान था। गांव में किसान, व्यापार और पशुपालक मिलकर अपनी जिंदगी बसर करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जहां लोग नियमित पूजा करते थे। समुद्र तट का गांव हमेशा के लिए नारंगी और सुखद था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने इस गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। गांव के प्रमुख, जिनमें सभी लोग सम्मान से देखते थे, उन्होंने गांव के मंदिर के पीछे एक विशाल हवेली का निर्माण कराया। ये हवेली खूबसूरत और आलीशान थी, लेकिन इसके निर्माण के साथ ही गांव में एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग बीमार होने का पता लगाने लगे, जानवर बिना किसी कारण के मर गए और ठीक से पता नहीं लग गया। धीरे धीरे गांव के लोग अंधविश्वास और डर से प्रभावित। श्राप और आतिशबाजी। गांव के बुजुर्ग का कहना है कि यह उस हवेली के निर्माण के समय से टूट गया है। जब महल बनाया जा रहा था तब वहां काम कर रही थी कुछ रहस्यमयी तरीकों से मौत हो गई थी। उनके परिवार वालों ने गांव पर हमला बोल दिया और उसी दिन गांव में डर और आतंक का साया छा गया। लोगों का मानना है कि उन मूर्तियों की आत्माएं आज भी हवेली और हैं। रात होते ही गांव के चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी की चीखने की आवाज आती है तो कभी हवेली से रोशनी की झलक मिलती है। लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने रात को हवेली के अंदर सफ़ेद रंग की अलमारी में एक महिला को देखा जो एक छोटे बच्चे को बुलाती रहती है। इस महिला की कहानी भी गांव में काफ़ी मिसाल है। कहा जाता है कि वह महिला अपने बच्चे की मौत के बाद पागल हो गई थी और उसी हवेली में उसने आत्महत्या कर ली थी। अब ये गांव लगभग वीरान हो चुका है। यहाँ कभी सैकड़ों परिवार रहते थे, लेकिन अब गिनती के लोग ही यहाँ रहते हैं। जो लोग बचे हैं वे भी दिन के समय में काम करते हैं और शाम को ही गांव से दूर निकल जाते हैं। गांव के चारों ओर साधु पसरा रहता है और लोग यहाँ रात को सोते से कतराते हैं। बाहरी लोग जो यहाँ रात में गुजरने का प्रयास करते हैं वे या तो गायब हो जाते हैं या फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ साल पहले कुछ साहसी युवाओं का एक समूह गांव की स्मारकीय यात्रा के लिए रात के समय की हवेली में गया था, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। स्थानीय पुलिस ने भी जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब से लोग इस गांव को भूतिया गांव कहते हैं। हालांकि इस डरावने राक्षस के बावजूद कुछ लोग अब भी इस गांव की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ जादूगर और भूत प्रेत के मामलों में रुचि रखने वाले लोग आते हैं, लेकिन उनका अनुभव भी अजीब और रहस्यमयी ही रहता है। कई लोगों ने महल के अंदर अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया है, जैसे कि अचानक से बंद हो जाना, अलौकिक हवा का एहसास होना और कभी कभी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा झटका दिया जाना। जबलपुर का ये भूतिया गांव आज भी बना है रहस्य और भय का केंद्र। ये गांव अपनी अतीत की यादें और सपनों की कहानियों के कारण दूर दूर तक नष्ट हो गया है। लोग यहाँ आने से लेकर मठ तक आते हैं और जो भी डेविलियर लोग आते हैं वे भी गांव की रहस्यमयी शक्तियों के आगे दीन टेक देते हैं। चाहे ये सिर्फ अंधविश्वास हो या असल में कोई अदृश्य शक्ति हो, यहाँ पर इस गांव की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस गांव की सादृश्यता और रहस्यमयी राक्षस ने बनाई है एक ऐसी जगह जहां जाने से पहले हर किसी को दो बार बनी रहती है। देवलोक का उल्लू एक दिलचस्प और डरावनी कहानी हो सकती है जिसमें एक रहस्यमय और अलौकिक उल्लू की भूमिका होगी। यहाँ एक कहानी का आदर्श दी कहानी देवलोक का उल्लू। पुरानी कहानियों में कहा गया है कि हिमालय की ऊंची चोटियों के पार एक देवताओं का लोक है जिसे देवलोक कहा जाता है। इस जगह पर आम इंसानों का जाना माना है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं के संरक्षक के रूप में एक बड़ा उल्लू रहता है जिसे देखने पर रहस्यमयी शक्तियाँ दिखाई देती हैं।
लोगों का मानना है कि अगर किसी ने गलती से या पेंसिल से देवलोक की सीमा पार कर ली तो वह उन्हें उल्लू बनाकर कभी भी वापस नहीं लौटता। रामू, एक पर्वतारोही, इन बातों को कहा जाता था। उसे ऐसे किस पर विश्वास नहीं था। उसने कहा था कि वह देवलोक की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ हिमालय के उस छोरे तक पहुंच गया जहां से देवलोक की सीमा शुरू हुई थी। रात घिरते ही उसके दोस्तों ने वहां पर मासूमियत से मना कर दिया, लेकिन रामू जिद पर अड़ा रहा। उसने अकेले ही उस हिल की ओर से शुरुआत की जहां कहा गया। जैसे ही वह समुद्र तट के पास पहुंची, उसे आकाश में एक भारी परछाई नजर आई। वह एक विशाल उल्लू था, रेजियन आग की तरह जल रही थी। उस उल्लू ने रामू की ओर देखा और एक सिद्धांत की आवाज में चीख मारी। रामू की रोटी चली, लेकिन वह आगे बढ़ गया। तभी उल्लू हवा में उड़ गया और अचानक रामू के सामने बैठ गया। उसका लाल बेटा रामू को सम्मोहित कर रहा था। रामू को लगा कि उसके पैर जड़ हो गए हैं और वह हिल भी नहीं रहा है। उल्लाल, लोग कहते हैं, ये कहानी रहस्यमयी और भूतिया राक्षसों से भरी है जो पुरानी लोक कथाओं और अलौकिक शक्तियों के उलट गिर्द घूमती है। भूत और प्रेत में क्या अंतर है? इतिहास। भूत और प्रेत दोनों ही भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में शामिल अलौकिक आत्माएं हैं, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं जो उनके संदर्भ और व्यवहार से जुड़े हैं। 1. भूत। परिभाषा। भूत को एक ऐसे आत्मा के रूप में देखा जाता है जो मृत्यु के बाद किसी कारणवश धरती पर रह जाती है। इसे अक्सर किसी अधूरे कार्य, अतृप्त इच्छाओं या अचानक मृत्यु के कारण माना जाता है। चरित्र। भूत का व्यवहार लोगों को डराने वाला हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह हमेशा बुरा हो। भूतों को उन आत्माओं के रूप में देखा जाता है जो सही समय पर उचित अनुष्ठानों या कर्मों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। स्थिति। भारतीय परंपराओं में भूत एक सामान्य आत्मा होती है जो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं ले पाती और पृथ्वी पर फंसी रहती है। इसे किसी विशेष प्रकार की आत्मा नहीं माना जाता और यह नकारात्मक या सकारात्मक दोनों हो सकती है। 2. प्रेत। परिभाषा। प्रेत एक प्रकार की ऐसी आत्मा होती है जो गहन अशांति और पीड़ा में रहती है। इसका संबंध आमतौर पर किसी बुरी या अधर्मी मौत से होता है, जैसे हत्या, आत्महत्या या पापपूर्ण जीवन। चरित्र। प्रेत को नकारात्मक आत्मा के रूप में देखा जाता है जो दुख, क्रोध और अशांति में रहती है। यह अक्सर लोगों को परेशान करती है और इन्हें शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। स्थिति। प्रेत को ऐसी आत्मा माना जाता है जो तृप्त नहीं होती और उसकी इच्छाएं या पीड़ा उसे एक निश्चित दिशा में परेशान करती रहती हैं। यह आत्मा हमेशा कष्ट में होती है और उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष कर्मकांड या अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। इतिहास। भूत और प्रेत की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। ये धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में भी उल्लेखित है, जहां मृत्यु के बाद आत्माओं के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय समाज में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे संस्कार किए जाते हैं ताकि आत्मा भटक न सके और उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। यह विश्वास प्राचीन काल से समाज में इस तरह की आत्माओं के अनुभवों, कहानियों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। भूतिया घाटी या ऐसी जगहों की कहानियां हमेशा से लोगों की कल्पना और जिज्ञासा का केंद्र रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है भानगढ़ की घाटी की, जो राजस्थान में स्थित है। ये स्थान भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है और यहाँ जाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं, विशेष रूप से रात के समय। भानगढ़ की डरावनी कहानी। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में बना था और इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह किला और इसकी पूरी बस्ती कभी बहुत समृद्ध थी, लेकिन एक जादूगर की बद्दुआ ने इस जगह को खंडहर में बदल दिया। कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उसी समय एक तांत्रिक जादूगर सिंधिया उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उसे पाने के लिए जादू का सहारा लिया। एक दिन उसने राजकुमारी के लिए एक विशेष तेल जादू से अभिशप्त कर दिया ताकि वह राजकुमारी को वश में कर सके। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी को भांप लिया और उस तेल को फेंक दिया, जो एक बड़े पत्थर पर गिरा और उस जादूगर को ही कुचल दिया। मरते समय जादूगर ने इस जगह को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। उसकी मौत के बाद कुछ समय में ही भानगढ़ की बस्ती पर विपत्ति आई और सब कुछ नष्ट हो गया। तब से माना जाता है कि भानगढ़ के किले में आत्माओं का वास है और सूरज ढलने के बाद यहाँ जाना मना है, क्योंकि रात के समय यहाँ आत्माओं की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। कई लोगों ने इस जगह पर अजीब और डरावने अनुभव किए हैं। यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, हवा में कुछ असामान्य कंपन महसूस होता है और लोगों को अक्सर अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। चेतावनी। भानगढ़ का किला शाम 6 बजे के बाद पर्यटकों के लिए बंद हो जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASIC ने यहाँ रात के समय जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसका कारण यह है कि यहाँ रात के समय कई अजीब घटनाएं होती हैं और लोग डर के मारे यहाँ रात में नहीं रुकते। भूतिया घाटियों या स्थानों से जुड़ी ऐसी कहानियाँ हमारे समाज में एक अनोखी रुचि और रहस्य का कारण बनती हैं।
चाहे आप इन्हें सिर्फ कहानी समझें या सच्चाई, ये घाटियां और स्थान हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहते। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और भूतिया जंगल था जिसे लोग आत्माओं का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती थीं। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, खासकर रात में। ऐसा कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव का एक लड़का रोहन, जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, जंगल में जाने की ठान ली। वह सोचता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानियां हैं ताकि लोग जंगल से दूर रहें। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अंत में रोहन अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा छा गया। रोहन के चारों ओर घना सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देतीं। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम है या वास्तव में कुछ गलत हो रहा है। कुछ समय बाद रोहन को दूर से एक फीकी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई और व्यक्ति वहां मौजूद है और वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वह रोशनी किसी पुराने टूटे फूटे घर से आ रही थी। घर बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन रोहन ने अपने डर पर काबू पाया और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे घर के कोने में एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगीं। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने देखा कि वह कोई आत्मा थी, जो बेहद भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। रोहन ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी और उसके कान में कुछ बुदबुदाने लगी। रोहन की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे रोहन की लाश पाई, लेकिन उसका चेहरा इतना विकृत था कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर पर अजीब निशान थे। इसके बाद उस जंगल की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। कोई नहीं जानता कि उस रात रोहन के साथ क्या हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब उस जंगल में भटकती रहती है। जो भी उस जंगल में जाता है वह रोहन की चीखें सुन सकता है, और उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ता है जो रोहन ने झेला था। इसलिए कहा जाता है, अगर कभी उस जंगल के पास जाना हो तो अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाओ, वरना रोहन की आत्मा तुम्हारी भी जान ले लेगी। यह एक भूतिया प्रेम कहानी है जो आपको रोमांच और डर के नए आयामों में ले जाएगी। कहानी का नाम प्रेम की परछाई। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे। उस हवेली की कहानियां गांव में बहुत खूबसूरत जगह थी। कहा जाता है कि हवेली में किसी समय राघव नाम का एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका मीरा रहती थीं। राघव एक अमीर परिवार की थी, जबकि मीरा गरीब घर की लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन समाज उनके खिलाफ था। राघव के परिवार ने अपने प्यार को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने मीरा को राघव से अलग करने की कई कोशिशें की, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। समाज के विरोध के बावजूद दोनों ने इस हवेली में छुपकर रहने का फैसला लिया। हवेली में दोनों खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस हवेली में आग लगा दी। राघव और मीरा को वह आग। कहा जाता है कि उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय हवेली से चीखें और प्यार भरे गीत कहने लगे। जो भी वहां जाता था उसे एक लड़की की परछाई दिखाई देती थी जिसका उसके प्रेमी को इंतजार रहता था। लोग कहते थे कि राघव और मीरा की आत्माएं आज भी उस हवेली में हैं और अपनी अधूरी हैं। बाद में उस हवेली में अयान नाम का एक युवा रहने के लिए आया। उसे इस हवेली की कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अयान को महसूस हुआ कि हवेली में कुछ अजीब है। कभी वो रात में किसी के कदमों की आहट सुनता, कभी हवेली के शीशे पर किसी लड़की की परछाई देती। एक रात अयान ने मीरा की आत्मा को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और इंतजार था। मीरा ने अयान से कहा कि वह राघव से मिलने का इंतजार कर रही है। अयान को धीरे धीरे एहसास हुआ कि मीरा की आत्मा को मुक्ति का एकमात्र तरीका यही है कि वह राघव की आत्मा को ढूंढकर उसे मीरा से मिल जाए। अयान ने गांव के राक्षस से राधा और मीरा की कहानी और इस रहस्य को तीरथ का प्राण लिया। उसने हर रात हवेली में भटकते सपनों से बात करने की कोशिश की और आखिरकार एक दिन उसे राघव की आत्मा का पता चला। लेकिन राघव की आत्मा हवेली के एक खतरनाक हिस्से में कैद थी। आखिरकार अयान ने दोनों दर्पणों को मिलाने का तरीका खोज निकाला। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान किया जिसमें रॉब और मीरा की आत्माओं को मुक्त कराया गया।
जिस रात दोनों आत्माएं मिली, हवेली में एक आखिरी बार प्यार के समान गीत गूंजे और फिर हमेशा के लिए शांति। उसके बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव के लोगों ने समझा कि यह प्रेम कहानी अब अपने अंजाम तक पहुंच गई है। लेकिन हवेली आज भी खड़ी है, गवाह है उस अमर प्रेम की जो किसी भी बाधा को पार कर अमर हो। समाप्त।